हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। तो पेरॉक्स और बॉडविले की जो सामाजिक या क्षेत्रीय असमानता पर आधारित जो सिद्धांत था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब इस गुन्नार मिल्डर के संचयी कारक सिद्धांत यानी कि क्यूमुलेटिव काजेशन थियरी में हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये स्वीडन के विद्वान थे। गुन्नार मिल्डर एक स्वीडन के अर्थशास्त्री थे जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्लास ये लेते थे, उसके प्रोफेसर थे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से पेरॉक्स और बॉडविले ने वृद्धि ध्रुव सिद्धांत दिया था, क्षेत्रीय असमानता को बताया था आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से गुन्नार मिल्डर महोदय ने भी 1957 में अपनी ये थियरी प्रस्तुत की थी। ठीक है, इनकी थियरी में कुछ चीज़ें हैं और इन चीज़ों को पहले हम समझेंगे कि क्या क्या बातें इन्होंने कही थी। देखिए, इन्होंने कहा था कि जब भी विकास या आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीतिगत कुछ चीज़ों में विभिन्नता आ जाती है। और वो नीतिगत चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के अनुसार आर्थिक विकास एक असामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, आर्थिक विकास असंतुलित होता है, इसके अलावा किसी प्राकृतिक स्थान पर लाभों का, यहाँ पर आर्थिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, वितरण एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता है। समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन पर आर्थिक विकास का प्रभाव एक समान रूप से नहीं पड़ता है। इनका कहना था कि देखिए, आर्थिक विकास असंतुलित होता है और प्रकृति के द्वारा जो दिए गए संसाधन होते हैं या जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, उन सभी पर आर्थिक विकास एक समान रूप से लागू नहीं होता और नहीं हो पाता, और समाज के विभिन्न वर्गों पर उसका अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। यह असंतुलित हो जाता है। अमीर क्षेत्र या अमीर लोग, अमीर क्षेत्रों में रहने वाले अमीर लोग जो रिच हैं, ठीक है, जो रिच कंट्री है या जो रिच पॉपुलेशन है, वो मोर एंड मोर ग्रो करती है। ठीक है, मोर एंड मोर ग्रो करती है और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, वो और ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। इनका कहना था गुन्नार मिल्डर महोदय का। ठीक है, तो किस आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक क्षेत्र को भी इन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, इनके सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र को समझ लेते हैं कि किस आर्थिक क्षेत्र की बात की गई थी। इन्होंने कहा था कि देखिए, आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मनुष्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों को संचालित करता है, लेकिन आर्थिक क्रियाकलापों को इस प्रकार से संचालित करने के क्रम में उनका जो लाभ होता है वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में या किसी भौगोलिक क्षेत्र में या समाज के लोगों पर वो एक समान रूप से नहीं पड़ता है, वो अलग अलग पड़ता है। तो इसमें आर्थिक क्षेत्र की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो इनके सिद्धांत में आर्थिक क्षेत्र की जो संरचना की बात कही गई है ना, उसमें दो बातें हैं। पहला तो एक कोर है, ठीक है, कोर क्षेत्र है, और दूसरा जो है वो पेरीफेरी है, यानी कि परिधि। ठीक है, पेरीफेरी परिधि है। अब देखिए, कोर और पेरीफेरी क्या होता है, यानी कि कोर और परिधि क्या होता है। तो इनका कहना था कि देखिए, किसी क्षेत्र में जहाँ पर आर्थिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो इसका केंद्र होता है या वो इसका कोर होता है, और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र इससे जुड़े होते हैं वो परिधि होते हैं, पेरीफेरी होते हैं। क्लियर। तो इनका कहना था कि कोर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, ठीक है, और परिधि वो होता है जो उस कोर के साथ छोटे छोटे क्षेत्र जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे तो हम यहाँ से अगर बात करते हैं
दिल्ली की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दिल्ली की बात करें, ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या हो जाएगा, एक कोर कैपिटल हो जाएगा, कोर रीजन हो जाएगा। जबकि इसके पास में क्या है, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, है ना, मेरठ वगैरह हैं। तो दिल्ली क्या हो गया, कोर क्षेत्र हो गया। और ये जो बाकी रीजन्स होंगे ये क्या होंगे, पेरीफेरी में आ जाएंगे। अब बात समझिए, असमानता कहाँ से जनरेट होती है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपसे बताऊंगा। कोर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोर में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, डिमांड ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सप्लाई भी ज़्यादा होती है। भाई जब डिमांड होगा तो उसकी सप्लाई की जाएगी, उस सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। यानी कि जो कोर क्षेत्र है, जो दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हुआ, सप्लाई ज़्यादा हुई, बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हुई, तो यहाँ जो अमीर लोग होते हैं या सरकारें भी, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि सरकारें भी ऐसी नीतिगत शर्तें बनाती है, ऐसी शर्तें बनाती है, ऐसे नियम बनाती है जिनसे केंद्र के लोगों को, कोर के लोगों के लाभ को, इनके प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और ये लोग अपना प्रोडक्ट जो होता है वो उच्च कीमत पर बेचते हैं। ये लोग अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत पर ले जा करके बेचते हैं, ठीक है। इनमें हाईली प्रतिदिन के रोजमर्रा के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी इसमें जो है कि बहुत हाईली प्राइस से बिकते हैं। जबकि जो पेरीफेरी होता है, जो अगल बगल के क्षेत्र होते हैं या इनसे भी बाहर, इनसे जुड़े जो इनके बाहर के जो क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है, जो पेरीफेरी होता है यानी कि जो परिधि होती है, वहाँ पर आवश्यक चीज़ें जैसे दूध, साग सब्जी, सब्जी की सारी चीज़ें आ गई, आपका खाद्यान्न वगैरह हो गया, और प्रतिदिन की और जो अन्य चीज़ें हैं वो कोर के मुकाबले काफ़ी सस्ते दर पर मिलती हैं, ठीक है। वो कोर के मुकाबले काफ़ी सस्ते दर पर मिलती हैं। क्यों? अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ से समझिए कि कोर में चीज़ें महंगी मिल रही हैं। कोर से अगर कोई चीज़ निकल करके परिधि में आ रही है, पेरीफेरी में बेची जा रही है, तो वो भी उच्च कीमत पर बेची जा रही है। लेकिन अगर परिधि से कोई चीज़ हम लेकर के जाके अगर कोर में बेच रहे हैं, केंद्र में बेच रहे हैं, यानी कि जो हाईली प्रोफाइल्ड एरिया है, जो पॉश इलाके होते हैं, वहाँ हम ले जाके बेचते हैं, तो उस कीमत पर नहीं बेच पाते हैं। यानी कि कोर के प्रोडक्ट्स की जो कीमत होती है उसके, और वो ला करके जो हमें बाहर बेचते हैं, तो परिधि वाले जब अपने प्रोडक्ट अंदर ले जा करके बेचते हैं कोर में, तो उनके मुकाबले उनके प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम होती है। भले ही सेम प्रोडक्ट हो, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो गुरनाथ मिलर महोदय ने ये बताया था कि इस तरीके से जो कोर के लोग होते हैं वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई क्यों अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि भाई इनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है फिर लोगों को वहाँ जाने की, वहाँ अपना प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं। देखिए होता कैसे है, एक विद्वान हुआ करते थे, ठीक है, हर्षमैन, उन्होंने अपनी किताब में हालांकि इनकी आलोचना भी की है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन उनका कहना था कि द ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, यानी कि एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है क्योंकि वो पिछड़ा है। अब दो चीज़ें मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये प्लेस ए है, दूसरा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये प्लेस बी है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम वेज रेट की बात करेंगे और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे। यहाँ पर भी हम वेज रेट की बात करेंगे और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है वेज रेट को बता रही है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डिमांड एंड सप्लाई को बता रहा है। दो स्थान है, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, ठीक है। प्लेस इज डेवलप्ड, प्लेस बी इज अंडर डेवलपिंग।
प्लेस बी इज ए इज डेवलप्ड एंड प्लेस बी इज अंडर डेवलपिंग। ठीक, गर्मी ज़्यादा है फिर भी मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने कहा कि प्लेस ए इज डेवलप्ड एंड प्लेस बी इज अंडर डेवलपिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ जो सप्लाई को दिखाती है। ठीक है, सप्लाई लाइन है, ये दोनों सप्लाई लाइन है। ठीक है, और ये जो है डिमांड लाइन है, ये जो है डिमांड लाइन है। ठीक है, चलिए मैंने एक सप्लाई लाइन बना दिया S1 और ये D1 और ये D1 यहाँ पर भी बना देते हैं। ठीक है, इसका भी नाम हम दे दें SS, ये S1 कर दें, ये S1 कर दें क्योंकि सप्लाई बाद में जाके कम होगी। ठीक है, और ये डिमांड हम बना देते हैं। ठीक है, डिमांड है। अब वेज रेट हम कुछ नोट करते हैं यहाँ पे। वेज रेट A1 और वेज रेट A2, वेज रेट B1 और वेज रेट B2। ठीक है, चलिए इस छोटे से डायग्राम पर हम एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिमांड हुआ, जो डेवलप्ड प्लेस है ए, तो डिमांड हुआ तो उसकी सप्लाई की गई। ठीक है, अब जो लेबर जाएगा, जो परिधि से है ना, जो पेरीफेरी से कोर में जो लेबर जा रहा है उसको जितना भी वेज रेट उसका मिल रहा है उतना मिलेगा। यही बात प्लेस बी पर भी लागू होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर डेवलप्ड प्लेस ए में सुविधाएं ज़्यादा हैं। अब देखिए, सुविधाएं ज़्यादा हैं मतलब कि हेल्थ सेक्टर, आपका पब्लिक सेक्टर या फिर इकोनॉमिक सेक्टर, जो भी चीज़ भी है, ठीक है, इनकम अच्छी है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सुविधाएं लोगों को अच्छी मिल रही हैं, तो लोग माइग्रेट करेंगे। कहाँ से माइग्रेट करेंगे भाई? पेरीफेरी से कोर की तरफ लोगों का माइग्रेशन होगा। जब कोर की तरफ लोगों का माइग्रेशन होगा तो ये डिमांड और बढ़ेगा, ये D2 लाइन आ जाएगी। डिमांड और बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई देने के लिए प्रोडक्शन होना चाहिए, फैक्ट्रियां होनी चाहिए, तो कोर में और फैक्ट्री बढ़ेगी और प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कोर में और फैक्ट्री बढ़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण यहाँ पर जो वेज रेट होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा और मजदूर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सप्लाई हो रही है, डिमांड भी भरपूर है, तो न मांग की कमी है न पूर्ति की कमी है, तो पूर्ति करने के लिए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। लाभ भी ज़्यादा है क्योंकि डिमांड बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है, तो लाभ बहुत है। तो इनको जो है कि कोर क्षेत्र जो होता है मजदूरों को ज़्यादा सैलरी देता है। अब कोर क्षेत्र मजदूरों को ज़्यादा सैलरी देता है तो पेरीफेरी में रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। काम करने के लिए लोग कहाँ चले जाते हैं? कोर में चले जाते हैं। आप कहेंगे कि इतना तो सब ठीक है, फिर क्या है भाई? है, समझिए, ये एक यहाँ पर ना क्यूमुलेटिव चक्र जनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि संचयी चक्र जनरेट होता है यहाँ पर। वो संचयी चक्र क्या है? जब परिधि से निकल करके, पेरीफेरी से निकल करके जब लोग कोर में जाते हैं, कौन से लोग जाते हैं? काम करने के लिए युवा लोग जाते हैं। जो युवा लोग जाते हैं, ठीक है, उनकी परचेस पावर पैरिटी PPP ज़्यादा होती है, परचेस पावर ज़्यादा होता है उनका, यानी कि खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है। भाई कमाते वही हैं तो खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग जो बच जाते हैं वो पेरीफेरी में बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा पैसा दे के भी चीज़ें खरीदते हैं। पेरीफेरी में कम पैसा देना पड़ता है, चीज़ें सस्ती भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, हेल्थ सेक्टर भी यहाँ अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए पेरीफेरी से लोग भाग के यहाँ जाते हैं। अब होता क्या है समझिए, जो पेरीफेरी से केंद्र में चले जाते हैं वो फिर यहाँ से पेरीफेरी में थोड़ी आते हैं। ऐसा अपने आसपास कभी देखा हुआ है आपने कि जो एक बार कमाने के लिए शहर चला गया, वहाँ सेटल हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद वो गांव आता है? ठीक है, सिर्फ सेना वना के लोग ही ऐसा करते हैं और कोई ऐसा करता नहीं है। वो भी सेना के लोग भी शहरों में ही घर वगैरह बनवा लेते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद गाँव में जो रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गाँव वाले एजुकेटेड नहीं होते, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, वही लोग पेरीफेरी का निर्माण करते हैं। उनकी
परचेज पावर भी बहुत कम होती है। जब परचेज पावर है नहीं तो यहाँ पर कोई भी आएगा नहीं लेने के लिए सामान। जो सुविधा है उस सुविधाओं देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। क्यों? अगर किसी पेरीफेरी में, जो कि एक गरीब क्षेत्र होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं अगर दे दी जाएं तो लोग उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, देंगे कहाँ से जब रहेगा ही नहीं तो। इसलिए जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले जो होते हैं वो आपको कोर में देखने को मिलेंगे, पेरीफेरी में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि उस सुविधा के लिए वो पैसा दे सके। तो मेडल महोदय ने यही चीज कही थी कि ये एक चक्र बन जाता है और चलता रहता है, जिससे पेरीफेरी से पैसा केंद्र को पहुंचता रहता है, लेकिन कोर को, केंद्र को जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा पैसा वो इधर नहीं लगाता। वो पैसा लगाता कहाँ है? ठीक है, स्प्रेड इफेक्ट और बैकवॉश इफेक्ट के बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लगाता कहाँ है समझिए। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव संचयी कारण जनरेट होता है, तो इसको हम लोग जान देते हैं, संचयी कारणता। अब संचयी कारणता है तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में क्या है भाई? ठीक है, पहला प्रोत्साहन। संचयी कारणता यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस चीजों को संचयी बना देते हैं, यानी कि प्रक्रिया बन जाता है, सर्कुलर थ्योरी भी हो जाती है ये, और ये चक्र घूमता रहता है। तो कारण है उसका भैया, कारण क्या है देखिए। अब जैसे प्रोत्साहन क्या है, दिल्ली में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दिल्ली में यदि किसी ने इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, मार्केट की कोई कमी नहीं है, मार्केट है ही दिल्ली में, उसको अपनी फैक्ट्री उसने लगा दी, लोगों को वेतन वगैरह सब कुछ दे रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और उससे वो लाभ जनरेट करता है। उसने क्या कमाया? लाभ कमाया। किसी भी उद्योगपति या बिजनेसमैन की बात कर लें, वो लाभ कमाया। जो लाभ उसको मिला, ठीक है, तो दिल्ली में अगर किसी की एक फैक्ट्री थी तो एक फैक्ट्री और लगा दिया लाभ मिलने से, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पर मार्केट अच्छा चल रहा है, हमको लाभ ज्यादा हो रहा है, तो उससे जो लाभ मिलेगा वो उसी क्षेत्र में लगाएगा। यानी कि कोर से मिला हुआ लाभांश कोर में ही लग रहा है, पेरीफेरी को तो कोई पूछ नहीं रहा है। बस समझ में आ रही? तो इसीलिए कहा जाता है, हाँ प्रोसेस तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ से सामान यहाँ आ रहा है, महंगा मिल रहा है, लेकिन यहाँ से अंदर जो जा रहा है वो सस्ता मिल रहा है। पहली बार जो लेबर पेरीफेरी से भी जाएगा वो सस्ते रेट पे काम करेगा। तो जो कोर होता है वो और महंगा होता चला जाता है, पेरीफेरी और गरीब होती चली जाती है। क्लियर? तो जो लाभांश मिलता है वो इसी में लगता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो परिणाम इसका मिलता है, लाभ को परिणाम में लिखिएगा। ठीक है, लाभ को लिखेंगे परिणाम में। परिणाम क्या होता है भाई? प्रोत्साहन करने का, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने का जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होने से फिर जो है कि संचयन होता है, और संचयन के बाद एक वृत्ताकार पैटर्न बनता है, वृत्ताकार पैटर्न हो जाता है। ठीक, संचयन के बाद वृत्ताकार पैटर्न हो जाता है। अब इस वृत्ताकार पैटर्न को हम लोग समझ लेते हैं, ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो भाई वृत्ताकार पैटर्न क्या होता है आप समझिए। ठीक है, देखिए हमने कहा कि वृत्ताकार पैटर्न हो जाता है, तो वृत्ताकार पैटर्न किस तरीके से होता है? यहाँ पर इन्वेस्ट है, अब ये इन्वेस्ट हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, या फिर इनकम बढ़ती है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ने से, प्रॉफिट या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही है क्यूमुलेटिव
काज, और ये कराता है इन्वेस्ट। तो क्यूमुलेटिव काजेशन ही क्या कराता है, इन्वेस्ट करा रहा है। इन्वेस्ट जब हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि दिल्ली में जब इन्वेस्ट हुआ तो जो आर्थिक वृद्धि की जो रफ्तार थी, आर्थिक विकास की जो रफ्तार थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब जो आर्थिक विकास की रफ्तार जब दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ गई तो जो लाभ आया, लाभ को फिर से दिल्ली में लगा दिया, वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो संचयीकरणता यानी कि क्यूमुलेटिव काजेशन लगातार चल रहा है, ये एक प्रक्रिया बन जाती है। तो इसी प्रकार से मिडल मॉडल ने कहा था कि अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है। ठीक है, यहाँ से दो बातें मैं और आपको समझाने वाला हूँ। पहला, उसको बताने से पहले मैं आपको संकुलन प्रभाव भी बता देता हूँ। संकुलन प्रभाव यानी कि एग्लोमेरेशन इफेक्ट। एग्लोमेरेशन इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्लोमेरेशन इफेक्ट क्या होता है भाई, कि यहाँ से दो लोगों को लाभ होता है। एक आंतरिक अर्थव्यवस्था को, आंतरिक अर्थव्यवस्था को लाभ, और दूसरा बाहरी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ। या फर्म को लाभ। देखिए, आंतरिक का मतलब कि जो उस कोर में काम कर रहा है। ठीक है, जो उस कोर में काम कर रहा है वो तो फलेगा फूलेगा बढ़ेगा, उसका आर्थिक विकास होगा। दूसरा, उस कोर में जितनी फर्में, जितनी कंपनियां, जितनी फैक्ट्रियां, जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबों को भी लाभ होता है। क्लियर? चलिए, संकुलन प्रभाव, एग्लोमेरेशन इफेक्ट। ठीक है, समझते रहिएगा आर्थिक विकास क्या होता है, पहला टॉपिक। दूसरा मैंने बताया आर्थिक क्षेत्र की संरचना कैसी होती है। तीसरा मैंने बताया संचयीकरणता क्या है, और चौथा मैंने बताया कि संकुलन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, एक चीज और है पांचवी, इसमें वो कोर और परिधि के बीच संचरण। कोर और परिधि के बीच संचरण। कोर और परिधि के बीच संचरण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है ना वो है प्रसार प्रभाव। प्रसार प्रभाव रीजनल ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे, ये भी रीजनल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी ये थ्योरी आपसे पूछी जाती है, जो नेट पीसीटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा बैकवाश प्रभाव, बैकवाश प्रभाव, बैकवाश इफेक्ट, इसको समझते रहिएगा। देखिए, प्रसार प्रभाव क्या होता है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। कोई अच्छी अर्थव्यवस्था वाला हाईली डेवलप्ड कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो उससे उसके प्रभाव में आकर के, अब देखिए मान लीजिए दिल्ली क्या हो गया, एक हाईली प्रिफरेबल कोर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक उच्च लेवल पर गतिविधियाँ हो रही हैं। मुंबई में उच्च गतिविधियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो ये हाईली हो गया। तो जब इतना ज़्यादा हाईली होता है ना, लोग भी वहाँ जाते हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, तो होता ये है बाद में चल करके कि बहुत ज़्यादा वहाँ कंजक्शन हो जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इसमें जितने भी फर्म होते हैं, जितने भी इसमें आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उन्हीं से संबंधित गतिविधियां कभी कभी, या उसी व्यापार से, उसी उद्योग से जुड़ी हुई गतिविधियां उस कोर के बाहर किसी पेरीफेरी में लग जाती हैं। ठीक है, तो अब कोई नया आदमी अगर जाता है कि कोई उद्योग धंधा करने इसमें, तो नया तो कुछ करेगा नहीं, तो वहां के किसी उद्योग से जुड़ा कोई कार्य वो पेरीफेरी में खोल लेता है, एक फैक्ट्री पेरीफेरी में खोल लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए ऐसा है कि
हमें यहाँ पर दिल्ली में कोर में कपड़ा बन रहा है, ठीक है, कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहां से ला करके पेरीफेरी में उसको बेचा जाता है। तो एक महोदय ने क्या किया कि पेरीफेरी में ही एक बड़ी सी शॉप खोल दी, एक छोटा सा कारखाना खोल लिया जो उसी उद्योग से संबंधित है। तो प्रसार प्रभाव क्या होता है, स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है कि कोर के कुछ कार्य पेरीफेरी में आ जाते हैं, जिससे पेरीफेरी का विकास होता है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, मतलब कि भगवान भरोसे, है ना, दया के आधार पे जो मिल गया उससे पेरीफेरी का विकास हो गया और लोग उसी तरीके से चलते हैं। आप सोच करके देखिए, प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं, ठीक है, इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आप सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो इतने सालों से पिछड़े कैसे रह गए, ठीक है, और जो अमीर क्षेत्र हैं वो लगातार अमीर बने हुए हैं। क्या कारण है, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो यही होता है कि कोर से जब चीजें निकल करके पेरीफेरी में जाती हैं तो ऐसी चीजों को प्रसार प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट बोलते हैं। इससे पेरीफेरी का फायदा होता है, ठीक है। दूसरा होता है बैकवाश प्रभाव। बैकवाश क्या होता है, जब चीजें पेरीफेरी से कोर में जाती हैं, चीजें जब पेरीफेरी से कोर में जाती हैं, ठीक है, जब चीजें पेरीफेरी से कोर में जाती हैं, जैसे श्रम जाएगा, लेबर जाएगा, खनिज की चीजें जाएंगी, साग सब्जियां जा सकती हैं, दूध वगैरह जा सकते हैं, ठीक है, ये चीजें, तो इसको बोलते हैं बैकवाश प्रभाव, बैकवाश इफेक्ट। तो इन दोनों को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि बैकवाश सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। भाई गांव से अगर ज्यादा लोग निकल करके, पेरीफेरी से ज्यादा लोग निकल करके कोर में चले जाएंगे तो यहाँ पर तो वीरान हो जाएगा, गांव खाली हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ होगा तो नकारात्मक भी हो सकता है। और अगर पेरीफेरी से चीजें लेकर के कोर में बेचने जा रहे हैं, प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो वो सकारात्मक नहीं आएगा। लेकिन स्प्रेड इफेक्ट हमेशा सकारात्मक होता है, ठीक है। कोर से निकल करके कुछ भी आएगा अगर पेरीफेरी में, तो भाई बल्ले बल्ले है, ठीक है। कोर से जो भी चीज आए पेरीफेरी में आ जाए, हाँ भैया चलो कुछ तो आया, तो वो हमेशा सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। हर्षमैन महोदय ने एक किताब अपनी लिखी थी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, ये पुस्तक हर्षमैन महोदय ने लिखी थी और इसमें गुनार मिल्टन के इस सिद्धांत की आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि गुनार मिल्टन ने पेरीफेरी के लिए जितना कुछ कह दिया या फिर जनता के लिए जितना कुछ कह दिया, और ये भी कह रहे हैं गुनार मिल्टन कि सरकारी नीतियां ही ऐसी होती हैं जो कि अमीर क्षेत्रों के लिए, अमीर लोगों के लिए होती हैं। तो इन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा ही नहीं होता है, सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग चीजें भी कभी कभी पेरीफेरी के लिए लाती हैं, नीतियां अलग से बनाती है, मतलब खुद कलेक्टिव पैसा पेरीफेरी को देती हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए देती हैं, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जब 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को बनाया गया, तो 10 साल के लिए दोनों की राजधानी कहाँ हो गई, हैदराबाद में हो गई, ठीक है। वहाँ के सीएम ने तय किया कि अब आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी होगी अमरावती होगी, और अमरावती के लिए किसानों ने अपनी जमीनें दान की और पैसा बहुत ज़्यादा लगाया गया, इन्वेस्टर्स आए सिंगापुर से, जापान से, सब लोग आए, बहुत पैसा लगा। 10 साल भी हो चुका है लेकिन अभी भी अमरावती को अमरावती द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश नहीं बनाया जा सका है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आलोचना भले इनकी की जाती है, लेकिन जो बात इन्होंने कही थी कि अमीर और अमीर होता चला जाता है आर्थिक विकास में, गरीब और गरीब होता चला जाता है अगर संतुलित विकास ना किया जाए। तो असंतुलित विकास के ऊपर इनकी थ्योरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। उम्मीद है आपको भी समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ आप सीधे मुझसे जुड़ करके सीधे मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।